ये रिश्ता क्या कहलाता है फारूक साहब का पाकिस्तान के साथ? इस रिश्ते पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, और ये चुनावों में नुकसान देगा या नहीं देगा? फारूक साहब ने हमेशा इंसानियत का रिश्ता समझा है। अगर वो पाकिस्तान के लोगों से प्यार करते हैं तो वो अमेरिका के लोगों से भी प्यार करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों से भी प्यार करते हैं, इंसानियत से प्यार करते हैं। ये कहना कि पाकिस्तान को वापस प्यार करते हैं, मैं समझना ये गलत होगा। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को ताकतवर बता दिया है गुप्ता साहब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, ये ताकतवर बता दिया है उन्होंने। ये भाजपा देखिए, एटॉमिक बॉम्ब उनके पास है, दुनिया जानती है। और मेरे ख्याल में बीजेपी वालों को शायद इसका असर का पता नहीं है। ये बातें जो कह के अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं बीजेपी वाले, इस किस्म की बातें कह के, अगर देखिए साफ बात एक कही उन्होंने कि साहब पाकिस्तान, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। और हमेशा डॉक्टर साहब ने भी यही बात कही है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ हालात अच्छे रखने चाहिए ताकि वो भी खुश, हम भी खुश, वो भी जिए, हमें भी जीने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश की कि साहब उनके साथ रिलेशन अच्छे बनाए जाएं। आज भी उमर साहब, फारूक साहब भी यही कह रहे हैं ना कि भाई उनके साथ रिश्ते अच्छे बनाए जाएं। क्वेश्चन चिन्ह उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ। कहीं अगर पसी आ गई तो आप वहां के जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन कर दिए। क्यों? पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा हुआ है? डिफरेंट एजेंसीज वहां काम कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एक पीसफुल कैंपेन चल रही है उसको धर्म भरण करने की। हम ये कभी कश्मीर में बीजेपी का है क्या? स्टेट क्या है वहां? उन्होंने तो पहले ही सरेंडर किया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरा कश्मीर मोदी का परिवार है। नहीं, परिवार तो है, लेकिन मोदी जी कहते हैं ना परिवार है। जो पारिवारिक लोग हैं उनसे पूछिए वो है कि नहीं है। कश्मीरी मोदी का परिवार नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, तो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी की कमर टूट जाएगी। कौन सी कमर टूटी है? आज भी आपके हमारे फौजी भाई जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, आज भी उन पे हमले हो रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, तो इसके बाद भाजपा के नेता लगातार प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। भाजपा के नेता ये कहते हैं तरुण चुग कि देखिए आप पीआरओ के रूप में काम करना बंद कीजिए, यानी कि पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन के रूप में काम करना बंद कीजिए। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नसीहत है। और चुनावी माहौल में जब इस तरह के बयान आएंगे, क्या जनता समर्थन करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस का या इंडिया गठबंधन का? बहुत बड़ा सवाल है। रतनलाल गुप्ता जी मेरे साथ है। एक सवाल जो है लगातार भाजपा पूछ रही है, ये स्पोक्स पर्सन का किरदार क्यों निभा रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के? देखिए, चुग साहब जो हैं उनको या तो जम्मू कश्मीर के इतिहास का पता नहीं है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ नहीं जानते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए ये बात कह रहे हैं, मैं कहता हूं उनको कहने में थोड़ी सी लज्जा और शर्म आनी चाहिए। जो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, जो सेंटर के मिनिस्टर रहे हैं और आज भी वो मेंबर पार्लियामेंट है, उनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना, मैं कहता हूं ऐसे लीडरों को मैं कहता शर्म आनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान से प्यार है डॉक्टर साहब को और सेना से नफरत है, ये भी एक बड़ा आरोप है। ये कभी नहीं कहा उन्होंने। डॉक्टर साहब ने सेना को हमेशा हम सलूट करते हैं। सेना के बारे में कभी एक भी कोट कर दें कि साहब डॉक्टर साहब ने कहा कि सेना के अगेंस्ट कोई बात की है। सेना को तो हम सलूट करते हैं और हमें बल्कि प्राउड है अपनी सेना पे जो हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करती है, लोगों की रक्षा करती है। और चुग साहब तो टमाटर हैं, आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, परसों कुछ कह रहे हैं। टमाटर हर सब्जी में इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना बीजेपी भी उनको इसी सब्जी में इस्तेमाल करती है। कभी 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 वो कुछ कह रहे हैं। आज मुझे बता दीजिए, मैं चुग साहब से ये पूछना चाहता हूं, आज वो कैंपेन करने के लिए पुंछ पहुंचे हुए हैं, किसके हक में? बीजेपी तो पहले ही शर्म के मारे वो खड़े ही नहीं हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो वो मुकाबला नहीं कर पा रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डर से वो कश्मीर की तीनों सीटों पे पहले ही सरेंडर कर गए हैं। आज मैं चुग साहब से पूछता हूं कि आप किसकी कैंपेन कर रहे हैं? कौन है आपका कैंडिडेट? मुझे दुख की बात है कि हम तो साल पहले से कह रहे हैं कि जो बाकी बी और सी टीमें जो हैं आपकी
जो कहते हैं हम बीजेपी की सब नफरत करते हैं, बीजेपी हम कुछ जानते नहीं, आज तो बीजेपी की झोली में जाके बैठ गया वो। आज कश्मीर की जनता ये समझ गई है, उन लोगों को अच्छी भांति समझ गई है कि ये बीजेपी के ही चेले चाटे हैं। वरना चुप साहब जैसे लोग जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पुंछ में आके क्या कर रहे हैं, वो किस लिए आए हैं? लेकिन फिर भी कहते हैं कि कॉन्फिडेंस देखिए भाजपा का कि सरकार हम ही बनाएंगे, और लगातार कहते हैं कि भाजपा का कमल कश्मीर में खिलेगा, बीज भी नहीं डाला है। अरे भाई मैडम, आप तो एक बड़े सुलझे हुए जर्नलिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के। आप मुझे बताइए, इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को उसने खड़ा नहीं किया तो कमल का फूल कहां से आएगा, उगेगा कहां से, मुझे ये बताइए। हाँ, बीजेपी के पास बड़े ऐसे गुण हैं जो बिना बीज के ही पौधा उगा लेते हैं। आप मानते हैं बीजेपी गुनी है? नहीं, गुणी तो सामने नजर आ रहा है। गुणी किसको बोलते हैं आप जानते हैं? गुणी वो लोग होते हैं जो मैं समझता हूं कि भाई जिनके पास लोगों को धोखा देने के और कुछ नहीं, स्वाय झूठ के कुछ नहीं है। आप मुझे बता तो चालाक होते हैं। नहीं, वो चालाकी है, तभी तो गुणी भी चालाकी सब एक ही है, एक ही कैटेगरी है ना। चालाक कह लीजिए, धोखेबाज कह लीजिए, डिसीविंग कर लीजिए, कोई कुछ कह दीजिए। मुझे आप मुझे कश्मीर में कुछ बयान है, जम्मू में कुछ बयान है, दिल्ली में कुछ बयान है, और फिर फारूक साहब भी कभी कभी तारीफ भी कर देते हैं मोदी जी। नहीं, हमें बताइए कहाँ क्या बयान है? हम तो एक ही स्टैंड पे खड़े हैं। सेकुलर फोर्सेस को हम ताकत देंगे, सेकुलर फोर्स के साथ चल रहे हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन हमारा बना है। हिंदुस्तान की जितनी अपोजिशन पार्टीज है जो सेकुलर माइंडेड है, आज वो खड़ी है। उसी से तो मोदी साहब घबरा गए हैं। आपने देखा नहीं, चुग साहब पूरे हिंदुस्तान को छोड़ के पुंछ के अंदर आए हुए हैं, वो वहां आए हैं जहां उनका कैंडिडेट ही नहीं है, और फिर रहे हैं ऐसे जैसे गाय गुम हुई हो किसी की, इस ढंग से तो फिर रहे हैं। बात एक मुहावरा बड़ा अच्छा है, बगानी शादी में दूल्हा दीवाना। आप सुन लीजिए, शादी किसी की है, दूल्हा दीवाना हो रहा है। आप अंदाजा लाइए, कई बार ये ऐसा होता है कश्मीर में, जब बारात जाती है ना, ढोल बाजे बजते हैं, तो उस वक्त वहां के इलाके के जो मतू होते हैं ना, वो नाचना शुरू कर देते हैं। क्यों? दूल्हा कोई है, शादी किसी की है, लेकिन वो नाचते हैं। आज बीजेपी का यही हाल है। कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर जो नाच रहे हैं, ये किसके लिए नाच रहे हैं? कश्मीर में जीत का सहरा किसके सर पे सजेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के या अन्य दलों? नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने देखी नहीं, सुनामी आई हुई है, एक सुनामी आई हुई है, और आज वो कैंडिडेट जो खिलाफ खड़े हुए हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, उमर साहब ने एक शेड्यूल दिया, आप एक हफ्ता रह गए ना, 18 को बंद हो रही है, 9 से लेके 18 तक उन्होंने एक शेड्यूल दिया, और शेड्यूल की परमिशन मिल गई, ग्रांट हो गई। आज उनको कहा जा रहा है कि 11, 12 और 13 को आप शेड्यूल को री शेड्यूलिंग कीजिए। कैसे हो सकता है? कैंडिडेट बनाता है ना शेड्यूल, अपनी कैंपेन जो करता है वो कैंडिडेट करता है ना, उसके मुताबिक होती है ना। तो भाजपा ने ये भी कह दिया कि देखिए मौसम ठीक नहीं है, डेफर कर दीजिए अनंतनाग के चुनाव। यही दुख की बात, यही हम तो यही समझ रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ। कहीं अगर पसी आ गई तो आप वहां के जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन कर दिए। क्यों? पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा हुआ है, दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है कि अगर कहीं पसी आ गई है तो आप कह रहे हैं कि साहब आपके इलेक्शन जो है 7 तारीख के बजाय 25 को होंगे? क्यों? ये दुख की बात है। हम तो कहते हैं कि साहब एक शेड्यूल आपने दिया है, उस पर चलिए, आप जो होगा देखेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। और ये आप मुझे बताइए कि कहीं पहाड़ की थोड़ी सी पची अगर गिर गई तो आप शेड्यूलिंग चेंज कर दिया उसका, क्यों? और यही बचा, हम कह रहे हैं कि आज जो सुनामी जो कश्मीर के अंदर चल रही है, जब से जनाब उमर साहब ने अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू की है, लोग जुड़ रहे हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स रोज लोग जुड़ रहे हैं। अब सेंट्रल बीजेपी अपनी एजेंसीज के थ्रू इस कैंपेन को, इस सुनामी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हर्डल्स पैदा कर रहे हैं, और हमारे जो परमिशन ग्रांटेड डेज हैं उसके लिए भी वो चेंजेस कह रहे हैं कि रीशेड्यूल कीजिए। अभी एक हफ्ता तो रह गया है, अगर हमने 3 दिन वहां कैंपेन नहीं की तो आप मुझे बताइए फिर इलेक्शन का क्या हुआ? डेमोक्रेसी क्या है? अगर एक
उम्मीदवार अपने आप मेरे वोटर हों, अगर मैं आपको अप्रोच ना कर पाऊं तो फिर डेमोक्रेसी क्या है? एक कैंडिडेट को तो अपने वोटर के पास जाने दीजिए वोट मांगने के लिए। और आज ये हालत बनी हुई है कश्मीर के अंदर, जब जिस ढंग से बारामूला का इलेक्शन लड़ा जा रहा है, डिफरेंट एजेंसीज वहां काम कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एक पीसफुल कैंपेन चल रही है उसको धर्म भरण करने की। हम ये कभी कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दरख्वास्त कर रहे हैं, उमर साहब ने दरख्वास्त की है कि साहब 8 दिन का वक्फा रह गया, इसको आप धर्म भरण करवाने की कोशिश मत कीजिए। बीजेपी चाहती है कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है इसको किसी ना किसी ढंग से आप सबोटाइज करें। कश्मीर के अंदर इनका क्यों कोई है ही नहीं, इनकी तो स्टे ही कोई नहीं है। सुनामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की देख के वैसे ही परेशान हो गए हैं। तो हमारा यही कहने का मकसद है साहब कि इस किस्म के मत रास्ते अपनाइए जिससे उंगली उठे डेमोक्रेसी पे। पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा है, कश्मीर ही कोई स्पेशल चीज नहीं है। और फिर कश्मीर में बीजेपी का है ही क्या, स्टेट क्या है वहां? उन्होंने तो पहले ही सरेंडर किया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरा कश्मीर मोदी का परिवार है। नहीं, परिवार तो है, लेकिन मोदी जी कहते हैं ना परिवार है। जो पारिवारिक लोग हैं उनसे पूछिए वो है कि नहीं है। कश्मीरी मोदी का परिवार नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमारा ये कहने का मकसद ये है कि कश्मीर के अंदर जो पिछले 10 सालों से हो रहा है, क्या कोई परिवार का जो बड़ा हो, जिस परिवार का कोई बड़ा सरप्रस्त हो, उस पर परिवार को इस किस्म की जिल्लतें दे सकता है? लेकिन वो कहते हैं ना बंदूक से बातचीत हो रही थी, हमने बंदूक बंद कर दी, हमने पत्थरबाजी बंद कर दी, IIT एम्स दे दिए, रोजगार दे दिए, इस तरह के दावे भाजपा कर रही है। आपने देखा कि जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, पुंछ और राजौरी में कभी ऐसे वाकयात हुए थे? टारगेट किलिंग हुई थी कभी? बसंतगढ़ के अंदर खलेड के अंदर कोई ऐसा वाकया हुआ था? मुझे आप समझ नहीं आ रही है जिस बात को वो कह रहे हैं कि साहब हमने पत्थरबाजी। तो फिर मिलिटेंसी क्या आप समझते हैं कि 100% बंद हो गई है? अगर बंद हो गई है तो फिर कनेड के अंदर क्या हुआ है? आज भी सर्च चल रही है आपकी यहाँ पुंछ के अंदर, 5-6 दिन की सर्च चल रही है आपकी। कहाँ कह रहे हैं आप, कैसे कह रहे हैं? आप तो कहा था 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी की कमर टूट जाएगी। कौन सी कमर टूटी है? आज भी आपके हमारे फौजी भाई जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, आज भी उन पे हमले हो रहे हैं। आपने अखनूर के अंदर भी सर्चिंग शुरू हो गई है। आप तो ये तो आपके जम्मू के डोर है, दरवाजा है जिसको वो खटखटा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक हो गया। आखिरी सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है फारूक साहब का पाकिस्तान के साथ? इस रिश्ते पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, और ये चुनावों में नुकसान देगा या नहीं देगा? कभी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की बात करते हैं, कभी चाइना की मदद लेते हैं 370 को वापस लाने के लिए। अब जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इस तरह की दावेदारी करते हैं। तो इतना ताकतवर लग रहा है तो भारत कमजोर है? किसी ने नहीं कहा कि वो ताकतवर है और किसी ने नहीं कहा कि भारत कमजोर है। ये अपनी अपनी बातें बढ़ा रहे हैं बीजेपी वाले। एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक बॉम्ब उनके पास है, दुनिया जानती है। और मेरे ख्याल में बीजेपी वालों को शायद इसका असर का पता नहीं है। ये बातें जो कह के अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं बीजेपी वाले, इस किस्म की बातें कह के। अगर देखिए, साफ बात एक कही उन्होंने कि साहब पाकिस्तान, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। और हमेशा डॉक्टर साहब ने भी यही बात कही है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ हालात अच्छे रखने चाहिए ताकि वो भी खुश, हम भी खुश, वो भी जिए, हमें भी जीने दें। आखिरी सवाल है, यानी कि आपको लगता है कि अभी की भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नक्शे कदम पर नहीं चल रही है, ये मोदी जो है ये अलग ही चल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो उनके असूल थे, जो आदर्श थे, अगर उन पे चल रहे होते तो वो ऐसी बातें नहीं करते। आप अंदाजा लगाइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश की कि साहब उनके साथ रिलेशन अच्छे बनाए जाएं। आज भी उमर साहब, फारूक साहब भी यही कह रहे हैं ना कि भाई उनके साथ रिश्ते अच्छे बनाए जाएं। और बनेंगे कैसे? अगर उनके साथ बातचीत हो। जब आप, अभी चाइना ने आपका काफी जो इलाका है, काफी इलाका जो है कब्जे में किया हुआ है, आप बातचीत कर रहे हैं कि भाई साहब
19 बार उनके साथ बातचीत हुई, अब 20 की बार भी करेंगे। जब आप उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इनके साथ क्यों नहीं? डॉक्टर साहब का यही कहना है। और देखिए, जब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को बीजेपी वाले, अटल बिहारी वाजपेयी, आपको याद होगा जब नरसिम्हा राव साहब की हुकूमत थी, उस वक्त जिनेवा के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन की कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे। तो नरसिम्हा राव साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी जो अपोजिशन के लीडर थे, उनको वहाँ लीडर ऑफ दी डेलीगेशन बना के भेजा और उसमें डॉक्टर फारूक साहब को मेंबर बना के भेजा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरपरस्ती में डॉक्टर फारूक साहब वहाँ पे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जिनेवा में गए, ह्यूमन राइट कमीशन के वहाँ पे कॉन्फ्रेंस पे, और उन्होंने डिफेंड किया इंडिया को कि साहब हमने हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी हमेशा ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स की हमेशा ये इज्जत करते हैं, मान करते हैं। ये उनके वर्डिंग थे। मेरा कहने का मकसद ये है कि अपोजिशन लीडर की कितनी इज्जत होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे और उस वक्त नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा मैं अपनी पार्टी से नहीं, डेलीगेशन के चेयरमैन के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी, ये भरोसा होता था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और आज मोदी साहब क्या कहते हैं अपोजिशन के मेंबरों को, ये आपके सामने, आपके मतलब क्या नहीं कहा उन्होंने, क्या नहीं कहा, देशद्रोही है, ये हैं वो हैं। अरे भाई, कम से कम आपको थोड़ी, ये जो बीजेपी वाले हैं इनको थोड़ी सी तो अक्ल होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज मेंबर पार्लियामेंट को आप देशद्रोही कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। और 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा है, सेंट्रल के मिनिस्टर रहे हैं वो, और उनको आप कह रहे हैं, इतनी आपको तमीज नहीं है कि भाई हमने किससे बात कर रहे हैं और किसको कह रहे हैं। मेरा कहने का मकसद है कि हर इंसान की इज्जत होती है। ये थोड़ी है कि जैसे एक ही रट लगाई है परिवारवाद, परिवारवाद। जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी कुर्बानी इस परिवार की है, अब्दुल्ला परिवार की, मुझे गिन के बता दे, एक परिवार को बता दो। आज लोगों के दिलों में शौक है इस परिवार के लिए, प्यार है, मोहब्बत है, तभी इस परिवार को लोग प्यार करते हैं, तभी हर दफा इलेक्शन में वो जीत के जाते हैं। यहाँ डेमोक्रेसी है ना, लोग वोट डालते हैं, पसंद करते हैं उनको, तभी उनको भेजते हैं वहां मेंबर पार्लियामेंट में। वो चुन के गए तो इलेक्शन करके गए हैं, नॉमिनेट होके नहीं गए हैं। आज भी उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप 4 जून को देखेंगे क्या होगा यहाँ। मेरा कहने का मकसद इस किस्म के, भाई डेमोक्रेसी है, कोई भी लड़ सकता है। ये परिवारवाद का है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये थोड़ी है। डेमोक्रेसी में कोई भी लड़ सकता, आपके नहीं लड़ सकते। राजनाथ सिंह जी खुद मिनिस्टर हैं सेंटर के, उनका बेटा यूपी में है, नहीं है। वसुंधरा जी हैं, उनका बेटा है। ये हमारे जो अनुराग ठाकुर जी हैं, क्या वो नहीं है परिवारवाद के? तो ये बात कहना, हम तो इसके सख्त खिलाफ है। जो लोगों की सेवा करे, लोग उनको वोट देते हैं, चाहे वो परिवार का हो, किसी भी परिवार का हो, हम उसको मानते नहीं। देखिए, साफ तौर पर अगर इस समय की अगर हालातों की बात करें तो एक स्लोगन जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है कश्मीर में कि हल ही हल है, हर समस्या का जो हल है वो हल है, और इसको लोग कितनी संजीदगी के साथ लेते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। 4 नतीजों का दिन है और ये निर्णायक जो जंग इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने छेड़ी है भाजपा के खिलाफ, उसमें कितनी जीत और कितनी वोटों की बरसात होगी ये देखना दिलचस्प होगा। आप हमारे से बने देखते हैं।